बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो कामयाबी मिली है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सबसे अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली, मेंबरान पार्लियामेंट, सैनेट को जो नाअहल करार दिया जा रहा है उसको आइन के आर्टिकल 225 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है और आर्टिकल 63G की भी खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अहम तफसीलात सामने आई हैं। मैं आपको साबिक वज़ीर आज़म की मिसाल दूँगा कि जो वज़ीर आज़म थे उनको सज़ा हुई और सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो सज़ा सस्पेंड हुई, लेकिन ना वो उनको नाअहल किया गया था और ना ही वो अपने ओहदे से वो बतौर वज़ीर आज़म काम करते रहे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उमर अयूब की जानिब से ख़त लिखा गया है और ये ख़त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है बतौर अपोजिशन लीडर के। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, आप जानते हैं कि बाजोड़ में कोई ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। DC की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किया गया और उसके बाद फिर वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके हवाले से रात 10 बजे के बाद एक इजलास होता है PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। वज़ीर आला ने कहा कि बाजोड़ में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए, ये हमारा सूबा है, मुशावरत के बगैर हम पर फैसले मुसल्लत न किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें चीफ़ सेक्रेटरी, IG, एडिशनल चीफ़ और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बाजोड़ वाक़े के तनाजुर में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद वज़ीर आला ने वीडियो बयान जारी किया जिसमें उनका कहना था कि हम अमन व अमान के हवाले से गुज़श्ता दिनों मुनक्कद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों पर कायम हैं। हम सरकारी सतह पर इन फ़ैसलों पर अमल दरामद की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनका कहना था बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। उस वाक़े में इलाके के मासूम शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात से अवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है। अवामी एतमाद ख़त्म होने की वजह से ये जंग नहीं जीत पाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे बच्चे हैं और हमें इतने ही अजीज़ हैं जितने सिविलियन, लेकिन गलत पॉलिसियों की वजह से शहादतों की तकरीम नहीं रही, लिहाजा इन पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। ज़म अज़लाम अमन के लिए जिरगों के इनेकाद का शेड्यूल जारी किया। 10 दिनों में मकामी सतह के जिरगों के बाद एक ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। इन जिरगों में मुकामी मिशरान, मुंतखब अवामी नुमाइंदे और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और तजावीज़ की रोशनी में आगे का लह अमल तैयार होगा। इन जिरगों की सिफारिशात और फैसलों को सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारों के सामने रखा जाएगा ताकि मौजूदा पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। हम दहशतगर्दों का खात्मा चाहते हैं, लेकिन ये अवाम के एतमाद के साथ होना चाहिए। हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये ऐसा कानून है जिसके तहत वहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असम्बली है, पेशावर हाई कोर्ट इसको कलअदम करार दे चुकी थी और इस फैसले को फिर KP हुकूमत ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था। वो जस्टिस वकार सेठ जो मरहूम है उनका फ़ैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, तो उसको PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माजी में उसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला, उसके बाद आज तक वो स्टे बरकरार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात, बतौर पार्टी मुतालबा कर चुकी है कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए या एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से स्टे वापस ले। ये उसकी बात हो रही है। हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो 4 अगस्त को असम्बली का इजलास था, अब 1 अगस्त को बुला लिया गया है और उसमें इन तमाम कवानीन से मुतल्लिक़ भी और एक अहम कानून साजी होने जा रही है। DCs के जो इख्तियारात हैं दफ़ा 144 के नाफिज करने के, उसके ऊपर भी मुकम्मल 3 MPO का और दफ़ा 144 का जो इख्तियार है DC का, उसको लिमिटेड करने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। 1 असम्बली को इजलास बुला लिया गया है चूँकि ये जो बाजोड़ में ऑपरेशन हुआ है ये भी DC ने दफ़ा 144 नाफिज की है, तो उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि हमने असम्बली का इजलास बुला लिया है, हमारा सूबा हमारी मिट्टी है, हम आवाम के साथ खड़े हैं। इमरान खान की पार्टी कारकुनान और हमारी हुकूमत आवाम के साथ है। महकमा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया है कि महकमा दाखिला की जो खैबर पख्तूनख्वा का महकमा दाखिला उसकी पेश की इजाज़त के बगैर कोई भी कर्फ्यू या दफ़ा 144 नाफिज नहीं होगा और हर सूरत आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती होगी। साथ ही जो वज़ीर आला ने जो शहरी शहीद हुए हैं बाजोड़ में जो कल ऑपरेशन हुआ है उसमें सिक्योरिटी एहलकारों के ख़ानदानों के लिए भी और आम शहरियों के लिए भी 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और जो ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए का ऐलान किया गया है।
हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, और उनकी जानिब से जो असल मामला है वो डीसीज़ के इख्तियारात को कम करना है और जो इस तरह के एक दो कवानीन हैं उनके हवाले से असम्बली का इजलास बुलाना है। अगर ये वाकई काम कर लिया गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और यही वजह है कि वज़ीर आला के सर पे भी नाअहली की तलवार लटक रही है, और जैसे ही वो आगे पीछे होंगे तो नाअहली भी साथ ही आ जाएगी। लेकिन नाअहली मेरे ख़्याल में ये सियासी फ़ैसले हैं, अगर तो सियासत बचानी है तो फिर ये फ़ैसले करने होंगे और नाअहली को गले लगाना होगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा उमर अयूब, जो ख़ुद इश्तिहारी हैं 9 मई के मुकदमात में, उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त लिखी है कि अदलिया को जुल्म के ख़िलाफ़ ढाल बनना होगा और इंसाफ नज़र आना चाहिए। मौजूदा अदालती तर्ज़ अमल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए शदीद ख़तरा करार दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त में लिखा कि 9 मई के मुकदमात इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। अदालती कार्रवाइयाँ बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। झूठे मुकदमात, ज़बरदस्ती, एतराफ़ और सियासी इंतकाम की फ़िज़ा अदलिया की साख को तबाह कर रही है। अदलिया को जुल्म के ख़िलाफ़ ढाल बनना होगा और इंसाफ नज़र आना चाहिए। ये उसकी बात की जा रही है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 4 महीनों में 9 मई के ट्रायल कंप्लीट करने का जो हुक्म है, जिसमें यह था, मैंने आपको बताया था सैकड़ों मुल्ज़मान हैं, तो सैकड़ों मुल्ज़मान के वकला ने अगर जिरा शुरू की तो ये कई साल भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इन्होंने क्या इलाज निकाला है, इन्होंने 5-6 जो लीडर्स हैं हर मुकदमे में, उनको लेके जो जेलों में हैं या जो बाहर हैं उनको लेके, और जो 400 लोगों में से 10, 12, 14 लोगों का ट्रायल कर रहे हैं। अब वो 400 लोगों का ट्रायल रहता है, ये जल्दबाजी में और तेज़ी के साथ जो ट्रायल है वो सिर्फ ये तो नहीं भी एक बंदे का आप ट्रायल कर लें और आप 4 महीनों की डायरेक्शन पूरी होगी, नहीं, ट्रायल तो फिर मुकम्मल होता है, कईयों के तो चलान नहीं जमा हुए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने चीफ़ जस्टिस से 6 नुकाती इस्लाहाती इक़दामात पर फ़ौरी अमल दरामद की अपील की और कहा है कि मौजूदा अदालती तर्ज़ अमल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा है। ख़त में लिखा है कि 9 मई मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की रात गए कार्रवाइयाँ मुनसफ़ाना ट्रायल की नफ़ी हैं। मुल्ज़मान को वकील सफ़ाई के हक़ से महरूम करना आइनी खिलाफ वर्जी है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ वो कहते हैं कि रातों को कार्रवाइयाँ की जाती हैं, मुनसफ़ाना ट्रायल नहीं हो रहा, मुल्ज़मान को उनकी मर्ज़ी के वकील नहीं करने दिए जाते और आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और हत्ता कि हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है, चालान की कॉपियाँ हैं, गवाहान के बयानात की कॉपियाँ वो हमें नहीं दी जाती। उमर अयूब ने कहा कि मीडिया को मुकदमात तक रसाई न देना शफाफियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी है। अदलिया का काम जुल्म का हथियार नहीं बल्कि इंसाफ की बहाली है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बेज़ाब्तियों की अदालती तहकीकात कराई जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। अदालती तारीख़ के कटहरे अदालतें तारीख़ के कटहरे में हैं, फ़ैसला कौम की आँखों के सामने होगा। चीफ़ जस्टिस को अरसाल करदा ख़त में उन्होंने कहा कि PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 234, ये जजमेंट का नाम है, नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट PLD जो डाइजेस्ट है, PLD 1975 साल 1975 है, सुप्रीम कोर्ट की है सफ़ा 234, और दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 553 और साल है 2012। फ़ैसले अदल की बुनियाद वाज़े करते हैं। इंसाफ होना नहीं, नज़र भी आना ज़रूरी है। ये उनकी जानिब से एक तगड़ा ख़त लिखा गया है। पहले अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली लिख चुके हैं, अब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने लिखा है। अब देखना यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके पास इमरान खान की अपीलें गई और ये वाज़े था कि अदालत पहली तारीख़ पर सलमान अकरम राजा जैसा सीनियर मोस्ट एडवोकेट पेश हुआ तो अदालत पहली तारीख़ पर नोटिस जारी कर देती है कि चलें, सलमान सफदर साहब नहीं हैं। और सलमान सफदर साहब की एडजर्मेंट पहले, ये जर्नल एडजर्मेंट होती है जब भी कोई वकील बैरून मुल्क, जैसे हम हाई कोर्ट के वकील हैं, हम हफ्ता 10 दिन छुट्टियों पे चले जाएं तो हम हाई कोर्ट में एडजर्मेंट दे के जाएंगे कि भाई हमारे जितने केसेस लगे हैं तो उसमें इल्तवा दे दीजिएगा, हमें इस मजबूरी के बायस हम नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो हाई कोर्ट में भी देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी देते हैं एडजर्मेंट्स। तो एडजर्मेंट तो आ गई थी, एडजर्मेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया ने उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जब उनके नॉलेज में था कि सलमान सफदर मौजूद नहीं है। मुकर्रर करके फिर सलमान अकरम राजा साहब ने गुजारिश की कि हज़ूर वाला इसको आप मेहरबानी करें और अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर दें।
ریکارڈ منگوا لے، پہلی تاریخ پہ تو یہی ہونا ہے، پہلے ہی تو اتنا لمبا عرصہ 21-22 دن تو صرف وکالت نامے سائن ہونے پہ لگے، تو عدالت نے کہا نہیں، ہم 12 اگست کو سنیں گے اور 12 اگست کو ہی ہم نوٹس، پہلے آپ کی ابتدائی بحث ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اس وقت تک ٹرائل کافی حد تک آگے جا چکے ہوئے تو پھر صورتحال کیا ہوگی وہ اہم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بڑے کلیئر ہیں اور آئین کا آرٹیکل 225 بڑا کلیئر ہے۔ آئین کا آرٹیکل 225 کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جو نااہلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جا رہی ہے، یہ اس کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے۔ چونکہ دھڑا دھڑ لوگوں کو نائل کر کے الیکشن ڈسپیوٹ، نو الیکشن ٹو اے ہاؤس اور اے پروونشل اسمبلی شیل بی کالڈ ان کویسچن، بڑی واضح بات کر دی آئین کے آرٹیکل 225 نے کہ کوئی بھی الیکشن وہ کسی بھی ہاؤس کا ہو سکتا ہے، وہ سینٹ کا ہو سکتا ہے، وہ قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی سوالات نہیں اٹھا سکتا ان کویسچن ایکسیپٹ بائی این الیکشن پٹیشن پریزنٹڈ ٹو سچ ٹرائبونل، جب تک کہ آپ الیکشن ٹرائبونل کو درخواست نہیں دیتے، اینڈ سچ مینر ایز میں بی ڈٹرمائنڈ بائی ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ، اور جو الیکشن ٹرائبونل کے پاس اختیار ہے، جب کسی کو الیکشن ٹرائبونل ڈسکوالیفائی کرے گا تو وہی ڈسکوالیفائی ہوگا، اس کے علاوہ کسی عدالت کے حکم پر۔ ایک تو ہے نا کرپٹ پریکٹسز کا، وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، آرٹیکل 63 جو 1H ہے اس کا، کہ جی اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے تو اس کو آپ نااہل قرار دے دیں گے، لیکن آرٹیکل 225 بڑا واضح ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے الیکشن کو کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ رہا ہے، بغیر الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 225 کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی ممبران کی نااہلی کا آغاز ہو گیا۔ یہ میں آپ کے سامنے سینئر وکلا کی رائے پیش کرنے جا رہا ہوں آرٹیکل 225 کے حوالے سے۔ آرٹیکل 225 میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اسمبلی یا فلور کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے سوائے الیکشن ٹرائبونل کے۔ الیکشن کمیشن کے پاس از خود کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی عدالت کا آرڈر آتا ہے اور الیکشن کمیشن از خود نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے اور ساتھ ضمنی انتخابات بھی۔ اب سنیے گا، مختلف الزامات کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، آئین کے آرٹیکل 225 میں درج طریقہ کار کے علاوہ یہ نااہل قرار دیا جا رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف یہ سزا کا آپ لیں فیصلہ اور جائیں الیکشن ٹرائبونل میں، اور الیکشن ٹرائبونل فیصلے کرے گا کہ جی یہ نااہل ہیں یا نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ الیکشن ٹرائبونل کے سامنے پیش کی گئی انتخابی پٹیشن کے علاوہ، الیکشن ٹرائبونل کے سامنے انتخابی پٹیشن کے علاوہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو سرے سے زیر بحث ہی نہیں لایا جا سکتا۔ 2009 میں وہ کہتے ہیں کہ ججوں کی بحالی کے بعد سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں اعلیٰ عدالتوں خصوصاً سپریم کورٹ کی جانب سے ارکان اسمبلی کو جعلی ڈگریوں اور دوہری شہریت رکھنے کی بنیاد پر نااہل کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو توہین عدالت، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں مسلم لیگ نون کے متعدد ارکان کو مختلف بنیادوں پر نااہل قرار دیا گیا۔ اب وہ سارا کچھ سپریم کورٹ نے کیا تھا، سپریم کورٹ کے پاس آج بھی اختیار ہے۔ اسی طریقے سے جمشید دستی کے کاغذات نامزدگی میں اثاثے چھپانے پر نااہل کیا گیا، جس کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وقار رانا، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں کام کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کرنے میں۔ آرٹیکل 63(1)G کی سب سے مناسب تشریح یہ ہے کہ کسی رکن کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد الیکشن کمیشن اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتا، صرف اسپیکر کے ریفرنس پر سپریم کورٹ کی طرف سے سزا کو برقرار رکھنے کے بعد ایسے شخص کو ممبر کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ دو کنڈیشنز ہیں، پہلے نمبر پہ اسپیکر کی جانب سے ریفرنس آئے، اور اسپیکر کی جانب سے بھی ریفرنس تب آئے گا جب ان کو کون نااہل قرار دے گا، جب ان کو سپریم کورٹ ان کی سزا برقرار رکھے گی۔ یعنی جو بات علی ظفر صاحب نے کی تھی کہ جب تک سپریم کورٹ سزا برقرار نہیں رکھتی تب تک نااہلی نہیں ہو سکتی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت نے سزا دے دی، عدالت کی سزا کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ نے وہ سزا بھی برقرار رکھی تو پھر اسپیکر اس کا ریفرنس بھیجے گا کہ اس کو نااہل قرار دیا جائے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتا، صرف اسپیکر کے ریفرنس پر جب سپریم کورٹ سزا برقرار رکھے۔ اب آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا۔
کہتے ہیں کہ سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو عدالت نے نااہل قرار دیا، لیکن اپیل پر 1975 میں بھارتی سپریم کورٹ نے سزا معطل کر دی، اور وہ رکن بھی رہے اور وزیر اعظم بھی رہے۔ اگر اپیل پر سزا کالعدم ہو جاتی ہے تو آپ کسی شخص کو کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ اس سے آپ اس کا مینڈیٹ کیسے چھین سکتے ہیں؟ آپ اس کو فوری طور پر ضمنی انتخاب کیسے کروا سکتے ہیں؟ آپ عوام کے مینڈیٹ کا تماشا کیسے کر سکتے ہیں جب اگر سپریم کورٹ اس کو معطل کر دے، 2 سال بعد کر دے، لیکن سپریم کورٹ تو کرے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ الیکشن کمیشن کے ای سی پی سزا کو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ سپریم کورٹ اس سزا کو برقرار رکھے گی؟ الیکشن کمیشن جمہوری عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو افسوسناک ہے۔ سینئر وکیل کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 225 بیکار ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل ابو ذر سلمان نیازی کا کہنا ہے کہ ہمارے ارکان اسمبلی کے خلاف اپیلوں کے نمٹانے سے قبل کی گئی کوئی بھی کارروائی قبل از وقت اور قانونی طور پر غیر پائیدار ہے۔ حتمی فیصلے سے قبل نااہلی کا نوٹیفیکیشن یہ آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے الیکشن کمیشن کی، اور سینئر وکلاء کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ تمام تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔